गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी गृह विज्ञान की क्लास है। आज मैं आपको पाठ 19 प्राकृतिक तथा कृत्रिम श्वसन क्रिया पढ़ाऊंगी। हमारी सांस के समस्त प्राणी का मुख्य केंद्र फेफड़े है। ये संख्या में 2 होते हैं। ये पसलियों में सुरक्षित रहते हैं। ऊपर का भाग पसली के ऊपर कंठनली तक होता है तथा नीचे का भाग मध्यपेशी तक फैला होता है। प्राकृतिक श्वसन का आधार फेफड़े। जो भी वायु हम श्वास लेकर शरीर में पहुँचाते हैं, नासा गुहा, वायु मार्ग, श्वास नली, श्वास निकास, श्वसनी आदि के माध्यम से फेफड़ों तक पहुँचती है। यद्यपि इनका भार 650 तथा 550 ग्राम होता है, तो भी पानी में डालने पर ये तैरते हैं। फेफड़े के दोनों भागों में संबंध फेफड़े की नली से होता है। प्रत्येक भाग अनेक छोटे से छोटे से बना होता है, जिसे श्वास नलिकाएं तथा वायु कोशिका कोश रहते हैं। फेफड़ों की धमनी अशुद्ध रक्त को लेकर पहुंचती है। ये हृदय के दाएं भाग से निकलकर फेफड़ों तक जाती है। यहाँ पर 4 शिराएं शुद्ध रक्त लेकर वापस आती हैं। ये बाएं भाग में जाकर मिलती हैं। दोनों फेफड़ों में सूक्ष्म वायु नलिकाओं, श्वास नलिकाओं, कोशिकाओं, वायु कोशों, सूत्रों, रक्त कोशिकाओं एवं शिराओं का जाल फैला होता है। प्राकृतिक श्वसन की क्रिया। प्राकृतिक श्वसन की क्रिया को समझने हेतु वायु के प्राकृतिक का जानना अत्यंत आवश्यक है। वायु भार के कारण दबाव डालती है और अधिक दबाव की ओर से कम दबाव की ओर जाती है। यही नियम श्वसन क्रिया में भी लागू होता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक शीशे का बिल जार है जिसमें एक रबड़ की डाट लगी हुई हो और इस डाट के छिद्र में एक कांच की नली लगी हुई हो। नली के अंदर वाले सिरे पर एक छोटा सा गुब्बारा बांध दिया जाए। बेल जार की पेंदी के नाप से बड़ा एक रबड़ का टुकड़ा पेंदी से बांध दिया गया हो। नीचे लगे हुए डोरी को खींचने से बेल जार के अंदर का आयतन बढ़ जाता है, जिससे वहाँ की वायु का दबाव कम हो जाता है। दबाव कम हो जाने से बाहर की अधिक दबाव की वायु ऊपर की नली में से अंदर खिंच जाती है, जिससे गुब्बारा फूल जाता है। डोरी को छोड़ देने से रबड़ की पेंदी फिर उठ जाती है। ऐसा होने पर बेल जार का आयतन कम हो जाता है, जिससे वहाँ की हवा का दबाव अधिक हो जाता है। हवा का दबाव अधिक होने से गुब्बारा दब जाता है और हवा बाहर निकल जाती है, जिससे गुब्बारा पिचक जाता है। रबड़ की पेंदी की भांति ही फेफड़े के नीचे डायफ्राम पेशी होती है। ये डायफ्राम भी बेल जार की प्रक्रिया की भांति ही कार्य करता है। ये पेशी सिकुड़ने से नीचे दब जाती है, अतः संबंधित पेशियों के चाव बढ़ता है, जिससे पसलियाँ ऊपर को उठती हैं। फलस्वरूप वक्ष गुहा में थोड़ा स्थान बढ़ जाता है और वहाँ की वायु का दबाव कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में फुफ्फुसों में वक्ष गुहा से अधिक दबाव रहने के कारण फेफड़े फैलकर वक्ष गुहा के बढ़े हुए स्थान को पूर्णतया घेर लेते हैं। फुफ्फुसों के फैलने के कारण उनके भीतर की वायु भी फैलती है और वायु के दबाव का आकार कम हो जाता है। प्रश्वसन एवं निश्वसन। फुफ्फुसों की वायु का दबाव वायुमंडल के दबाव की अपेक्षा कम होने के कारण फेफड़ों के फूलते ही वायुमंडल की वायु बाहर के छिद्रों से होते हुए श्वास प्रणाली तथा श्वसनी के पास होते हुए फुफ्फुसों में पहुंच जाती है। अब डायफ्राम पुनः फैलकर ऊपर उठता है और पसलियाँ अपने स्थान पर आ जाती हैं। परिणाम स्वरूप फुफ्फुसों की बाहरी दीवार पर दबाव पड़ता है और वे सिकुड़ जाते हैं। इससे अंदर की वायु का दबाव बाहर की वायु के दबाव से अधिक हो जाता है और वायु निश्वासन के रूप में भीतर से बाहर निकल जाती है। इसी भांति क्रमशः प्रश्वसन और निश्वसन की क्रियाएं होती रहती हैं। नियमित व्यायाम से फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे हृदय और मस्तिष्क को
लाभ पहुंचता है। कृत्रिम श्वसन क्रिया। यदि किसी दुर्घटना के कारण फेफड़े में ताज़ी वायु जाना बंद हो जाती है तो मनुष्य को दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में यदि फेफड़ों को ताज़ी वायु या ऑक्सीजन नहीं दी गई तो मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि दम घुटने से मस्तिष्क तथा जीवन को संचालित करने वाले अन्य अंगों को भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे अनेक संचालन में कमी आने से ये धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। दम घुटने पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि फेफड़ों में ताज़ी वायु पहुंचने लगे। दम घुटने पर किसी भी विधि से फेफड़ों में वायु पहुंचने की क्रिया ही कृत्रिम श्वसन क्रिया है। प्राथमिक उपचार द्वारा ये क्रिया की जानी संभव है। किसी दुर्घटना के कारण फेफड़ों में ताज़ी वायु के न पहुंचने से श्वसन क्रिया में विघ्न पड़ता है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। इस अवस्था में दम घुटना कहते हैं। दम घुटने के कारण। पहला, श्वसन मार्ग में किसी स्थान पर किसी वस्तु के अटक जाने पर। दूसरा, फेफड़े में पानी घुस जाने के कारण जैसे डूबने पर। तीसरा, श्वसन मार्ग में विषैली गैसों के घुल जाने के कारण। चौथा, श्वास नलिका के दब जाने से जैसे फांसी लगने पर, गला घोटने पर या गला दबाने से। पाँचवा, बाहर से नाक बंद हो जाने पर। छठा, गले में सूजन या अन्य किसी बीमारी के कारण। सातवां, श्वसन क्रिया नियंत्रण केंद्र पर किसी प्रकार प्रभाव पड़ने से जैसे करंट लगने, बिजली गिरने, विषैली गैस सूंघने या कोई विष खाने से। दम घुटने के उपचार। पहला, दम घुटने के कारण को तुरंत दूर करना चाहिए। दूसरा, किसी विशेष वस्तु के कारण यदि श्वास मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट है तो उसे निकाल देना चाहिए। तीसरा, कृत्रिम श्वसन द्वारा फेफड़ों में ताज़ी वायु पहुंचानी चाहिए। कृत्रिम श्वास लेने के उद्देश्य। पहला, वक्ष स्थल पर दबाव देना। श्वसन क्रिया पसलियों के ढांचे में सुरक्षित रूप से होती है, अतः वक्ष स्थल पर दबाव डालना अनिवार्य होता है। दूसरा, श्वसन केंद्र की उत्तेजित करना। श्वसन केंद्र को उत्तेजित करना। श्वसन केंद्र को उत्तेजित करने से क्रियाशील करना कृत्रिम श्वास का उद्देश्य है। कृत्रिम श्वसन की क्रिया श्रम साध्य है। तीसरा, शीघ्रता। कृत्रिम श्वसन में शीघ्रता आवश्यक होती है। शीघ्रता करने से लिक्विड पुनः चालू हो जाती है। ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। कृत्रिम श्वसन किसी भी रूप में दिया जाए, सभी उद्देश्य एक ही हैं। स्वाभाविक सांस गति को संचालित करना। कृत्रिम सांस देते समय इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, रोगी को गले, वक्ष तथा कमर पर कसी वस्तु को ढीला करना चाहिए। दूसरा, वायु मार्ग को साफ करना आवश्यक है। तीसरा, रोगी के मुंह से बालू, पानी या अन्य पदार्थ को निकाल देना चाहिए। चौथा, यदि रोगी के पेट में जल है तो उसके पैर पकड़कर गोलाकार चक्कर लगाकर निकाल देना चाहिए। पाँचवा, जब रोगी की सांस लौट आए तो उसे गर्म पेय पदार्थ देना चाहिए। कृत्रिम श्वसन की विभिन्न विधियाँ। कृत्रिम श्वसन से श्वसन क्रिया करने की मुख्य 5 विधियाँ हैं। पहली है शेफर विधि द्वारा कृत्रिम श्वास देना। पहला है लिटाना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उल्टा लिटा देना चाहिए। फिर दूसरा, दोनों बाहें सिर से ऊपर कर देना चाहिए। तीसरा, चेहरा। व्यक्ति का चेहरा एक ओर घुमा देना चाहिए। चौथा है टांगे उसकी टांगें मिलाकर सीधा कर देना चाहिए। पांचवा है वस्त्र। रोगी के वस्त्र ढीले कर देना चाहिए। छठा है श्वास दिलाना। श्वास दिलाने वाले व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए एक ओर घुटने और कमर के बीच
एड़ी के बल बैठना चाहिए ताकि वो सरलता से मुड़ सके। वो अपने दोनों हाथों का दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की कमर पर रीढ़ के इधर उधर रखे और उसकी कलाइयाँ परस्पर स्पर्श करती रहे। रोगी के अंगूठे समांतर रखने चाहिए। ये विधि प्रायः पानी में डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम श्वास दिलाने में प्रयोग की जाती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की कमर पर दबाव डालने से फेफड़ों से पानी निकालने में सहायता मिलती है। प्राथमिक चिकित्सक दुर्घटना के घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों पर दबाव रोगी की अंतिम पसली पर डालते हैं और फिर एड़ी के सहारे बैठें। ये दबाव 1 मिनट में 15 से 20 बार अवश्य डाला जाना चाहिए। दबाव से फेफड़े में रुकी हुई अशुद्ध वायु बाहर निकलती रहती है और उसके स्थान पर शुद्ध वायु अंदर आती जाती है। इस दबाव को उस समय तक करते रहना चाहिए जब तक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से श्वास न आने लगे। दूसरी आपकी है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में पहला है लिटाना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सीधा लिटाना चाहिए। फिर है तकिया। रोगी के कंधे के नीचे तकिया या कोई वस्त्र मोड़कर रख देना चाहिए, अर्थात रोगी का सिर ऊंचा रखना चाहिए। तीसरा है हाथ। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के सिरहाने बैठकर उसकी बाहों को कोहनी के निकट पकड़कर पहले अपनी ओर खींच लेना चाहिए, फिर उसकी बाहों को मोड़कर उसकी छाती के पास ले जाना चाहिए ताकि उसकी कोहनियों पर दबाव उसकी छाती पर पड़े। एक चिकित्सक एक साफ रुमाल से घायल की जीभ खींचता है। दूसरे चिकित्सक सिर से अपने घुटने लगाकर घायल की बाहें पकड़कर कोहनी के बल मोड़कर इसे घायल के सीने पर रखकर झुककर दबाव डालते हैं। तीसरा है लेबर्ड विधि। जब शेफर तथा सिल्वेस्टर दोनों ही विधियों से श्वसन दिलाना असंभव हो तो इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है। छाती, पसली आदि की हड्डी टूटने पर इस विधि को अपनाया जाता है। पहला है लिटाना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सीधा लिटाया जाना चाहिए। दूसरा है श्वसन क्रिया। एक व्यक्ति चम्मच तथा पेंसिल आदि से उसके मुंह को खोले रखता है और दूसरा व्यक्ति घुटने के बल बैठकर उसके मुंह, नाक आदि को साफ करके किसी स्वच्छ रुमाल अथवा कपड़े से रोगी पकड़कर उसे 5 सेकंड बांध छोड़ देता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक रोगी को सतह सांस न आने लगे। चौथा है इवरोकिन विधि। इस विधि में रोगी को स्ट्रेचर पर डाल दिया जाता है और कस दिया जाता है। इसके बाद सिर तथा पैर को 1-1 मिनट के बाद 45 डिग्री के कोण पर बारी बारी से झुकाया जाता है। ये क्रिया 1 मिनट से 8 से 9 बार करनी पड़ती है। एक क्रिया में 7 सेकंड का समय लगना चाहिए। 4 सेकंड सिर झुकाने में, 3 सेकंड पैर झुकाने में। इस विधि में बार बार सिर पैर ऊपर नीचे होने से उदर के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे मांसपेशी वक्षकुआ पर दबाव होने से फेफड़े की हवा निकलती है। पैर की तरफ के दबाव से फेफड़ों में हवा पहुंचती है। ये क्रिया तब तक करनी चाहिए जब तक कि रोगी को सांस न आ जाए। पांचवा है ब्रेन पाल प्लेस्टर विधि। इस विधि में रोगी की छाती के चारों ओर रबर बैंड लपेट दिया जाता है। इसकी एक नली का संबंध हवा के पास से होता है। छाती पर लिपटे रबर बैंड में हवा भरी रह जाती है तो छाती पर दबाव पड़ने से फेफड़े हवा खींच लेते हैं। दबाव कम होने पर फेफड़े हवा छोड़ते हैं
इस प्रकार नियंत्रण करने से श्वास की गति समान होने लगती है। बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अभ्यास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और फिर इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, और फिर वस्तुनिष्ठ, फिर सतसत है जिसमें कि रिक्त स्थान की पूर्ति भी करो और बहुविकल्पी है। ये सब आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।